तो आइए भाइयों, आज हम लोग करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे हम लोगों ने कोशिश किया निकालने का, और उन सबको आज हम बढ़िया से एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? किसने लिखा है भारतीय संस्कृति और सभ्यता को? तो जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है भारतीय संस्कृति सभ्यता। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, and here is the next question, number 2, who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India? कहते हैं किसने यूज किया किसको? ट्रुथ और नॉन वायलेंस। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य, और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, सत्य और अहिंसा। और एज अ चीफ का मतलब होता है प्रमुख, और वेपन्स का मतलब होता है हथियार, और अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। तो हु यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कहते हैं किसने किया था? ट्रुथ मतलब सत्य, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। किसने सत्य और अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार के रूप में ब्रिटिश रूल के खिलाफ यूज किया और भारत को आजादी दिलाई? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? सत्य और अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार के रूप में ब्रिटिश रूल के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948? देखो, डोमिनेट का मतलब होता है कि जो एक प्रकार से, मान लीजिए कि हम क्रिकेट का बात करेंगे तो विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर के आके बहुत सारे दिनों से क्रिकेट पे डोमिनेट किया। मतलब जहां क्रिकेट का बात होगा वहां पे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली आएंगे। उसी तरीके से जहां पे राजनीतिक का बात होता था, कहां से 1915 से 1948 तक, तो यहाँ पे नाम आता था सबसे पहले महात्मा गांधी जी का। तो सी आंसर हो जाएगा। जो महात्मा गांधी जी का क्या रहा था? डोमिनेटेड पूरा किए थे ये भारतीय पॉलिटिक्स को 1915 से 1948 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 4, हियर इज द नंबर 4, डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म? स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आध्यात्म बोलते हैं किसको? आध्यात्म बोलते हैं जो एक प्रकार से नवीन चीजों से दूर रहे, पुराने तौर तरीके से जीते हैं, जो आत्म, एक लाइन में यदि समझना है तो जो आत्म खुशी के लिए काम करते हैं, ना कि भौतिक खुशी के लिए। तो जो आत्म खुशी के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं आध्यात्म, जो भौतिक खुशी के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं मटेरियलिज्म। ठीक है, तो आध्यात्म उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म को। तो कौन प्रेफर करते थे ज्यादा मटेरियलिज्म से ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म को? तो वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी क्या करते थे? मटेरियलिज्म से ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म को, आध्यात्म को ज्यादा फॉलो करते थे, प्रेफर करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, here is the next question, number 5, simple living and high thinking is the base of? simple living and high thinking is the base of कहाँ का हो जाएगा? simple living मतलब साधारण रहना, high thinking मतलब उच्च विचार। कहाँ का बेस है? तो ये है बी फॉर बाहुबली, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ये कहाँ का है? सॉरी, इंडियन सिविलाइजेशन का। ये कहाँ का है? इंडियन सिविलाइजेशन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, फराउस व रूलर ऑफ एंशियंट डैश। तो हो जाएगा इजिप्ट। क्या हो जाएगा? फराउस कहाँ का रूलर था? तो इजिप्ट का। फराउस कहाँ का रूलर था? इजिप्ट का। ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि फराउस कहाँ का रूलर थे? तो एंशियंट इजिप्ट का थे। कहाँ का थे? तो एंशियंट इजिप्ट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, इज, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ? सिविलाइजेशन जो है किस चीज का डेवलपमेंट को दिखाता है, डेवलपमेंट की स्थिति को दिखाता है? तो क्या हो जाएगा? पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग। सही आंसर हो जाएगा पीपल इज द राइट आंसर, कि ये क्या करते हैं? लोगों की स्थिति को, विकास की स्थिति को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, हियर इज द नंबर 8, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज? भारत की चमक क्या है? ग्लोरी मतलब होता है चमक। भारत की चमक क्या है? तो भारत का चमक ये रहा कि इमूवेबल रहा। जब पूरा दुनिया क्या हुआ?
पूरा दुनिया क्या हुआ, बदल गया। बदलने से मतलब है कि दूसरे सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया कोई, जैसे ग्रीस बर्बाद हो गया, रोम बर्बाद हो गया, चाइना का कुछ नहीं कहा जा सकता, महात्मा गांधी जी बताते हैं इस चैप्टर में। और जापान जो वेस्टर्नाइज्ड हो गया, लेकिन इन सब के बीच में भारत क्या रहा, इमूवेबल रहा। भारत क्या रहा, थोड़ा सा भी किसी भी दूसरे सभ्यता को अडॉप्ट करने का कोशिश नहीं किया। तो सही आंसर हो जाएगा भारत क्या रहा। भारत की चमक क्या है, भारत की चमक क्या है, भारत की चमक है कि क्योंकि ये इमूवेबल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। नंबर 9 है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ऐसे कौन थे जो एक ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे तुलना में, किसके तुलना में, पॉलिटिशियन के तुलना में। तो स्पिरिचुअल का मतलब बताया था भी कि होता अध्यात्म। तो महात्मा गांधी जी जो थे, डी फॉर देव सेना हो जाएगा। महात्मा गांधी जी क्या हो जाएगा कि एक क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे राजनीतिक के तुलना में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। नंबर 10 है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। फादर ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र पिता। राष्ट्रपिता और बापू के नाम से किसको जानते हैं, तो महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। बचपन से पढ़े हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहते हैं और बापू भी महात्मा गांधी जी को कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 एंड हियर इज द नंबर 11 एंड हियर इज द नंबर 11 माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। देखिए माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ क्या है, माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना खुद का जीवनी लिखूंगा तो उसको बोलूंगा ऑटोबायोग्राफी। मैं किसी और का जीवनी लिखूंगा तो उसको बोलूंगा मैं बायोग्राफी। जिस तरह मान लीजिए कि मैं महात्मा गांधी जी का जीवनी लिखता हूं तो मैं हो गया उसका बायोग्राफी, उसके बारे में लिखने वाला। लेकिन महात्मा गांधी जी खुद अपने बारे में लिखते हैं तो वो क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी। तो ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। और ठीक है, पहले इसको समझते हैं। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ वाज रिटन बाय। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जब बोले ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो आदमी अपना जीवनी खुद से लिखे। तो महात्मा गांधी जी अपना खुद से जीवनी लिखे होंगे, इसीलिए ना हो गया डी फॉर देव सेना महात्मा गांधी जी, डी फॉर देव सेना महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। एटिक सिविलाइजेशन दुनिया का जो उस समय का एक फेमस मतलब प्रसिद्ध सिविलाइजेशन था। जिस तरह उस समय में मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब सिविलाइजेशन, ये सब शहर और उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थे, उसी समय एटिक सिविलाइजेशन था। जिस तरह हमारा इंडियन सिविलाइजेशन था उसी तरह एटिक सिविलाइजेशन था। कहाँ का, इजिप्ट का, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी। उसमें यूरोपियन सिविलाइजेशन सबका उतना मतलब कोई मतलब दुनिया में चर्चा भी नहीं होता था। लेकिन एटिक सिविलाइजेशन उसमें क्या था, बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन था। वो कहाँ का था, सॉरी ग्रीस का था। कहाँ का, ग्रीस का। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का है, ग्रीस का है। एटिक सिविलाइजेशन फ्रॉम ग्रीस। एंड नंबर 13, हियर इज द 13 नंबर एंड गांधी वेंट टू चंपारण। कब गए थे गांधी जी चंपारण, 1917, 1917 में। कब गए थे, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी चंपारण कब गए थे, 1917 में। कब गए थे, 1917 में, 1917। चलिए अगला है नंबर 14। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। कहते हैं महात्मा गांधी जी की यूरोपियन सिविलाइजेशन को यदि हम कॉपी करेंगे, महात्मा गांधी जी कहते हैं यदि हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करेंगे तो हम क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, रुइन हो जाएंगे। क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोप के लोगों के लिए सूट करता है और हमारा सिविलाइजेशन हमारे लिए सूट करता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सिविलाइजेशन खराब है, मेरा ये मानना है कि वो उसके लिए सही है और हमारा सिविलाइजेशन हमारे लिए सही है। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो क्या हो जाएंगे, डी फॉर देव सेना, रुइन हो जाएंगे, मतलब बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है नंबर 15। हियर इज द नंबर 15। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड अनदर। भाई बताओ कि हमें कोई भी सभ्यता क्या सिखाती है, एक दूसरे के प्रति कैसा रहना चाहिए, तेरा कैसा रहना चाहिए, मैत्रीपूर्ण तरीका से। क्या हो जाएगा, डी फॉर देव सेना, फ्रेंडली रहना चाहिए। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नंबर 16। डैश व्यू लार्ज सिटी एज सीनियर एंड यूजलेस। किसका ये मानना था कि ये जो बड़े बड़े शहर है ये क्या है, बेकार है। बड़े बड़े शहर जो है ये क्या है, बेकार है और यूजलेस है। एक बार देखते हैं, व्यूज लार्ज मतलब होता है बड़ा शहर,
लार्ज सिटी मतलब होता है बड़ा शहर, और सेनेयर मतलब होता है फंदा, और यूजलेस मतलब बेकार। तो ये किसका मानना था कि ये जो बड़ा बड़ा शहर है ये क्या है, सेनेयर है, फंदा है और यूजलेस है। तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो बड़ा बड़ा शहर है ना वहां पे नहीं रहना चाहिए हम लोगों को, जो गांव गांव वाले लोग थे। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि बाजार में वेश्यावृत्ति होती थी, डाकुओं का सरदार होता था, डाकुओं का गैंग होता था, अमीरों के द्वारा गरीबों को लूटा जाता था। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि हम लोग को शहरी जीवन पसंद नहीं है, और ये शहर क्या है, एक गरीब के लिए क्या है, फंदा है जो उसमें फंसा करके उसका जान ले लेता है। तो डैश व्यूज लार्ज सिटी एज सेनियर एंड यूजलेस, किसका मानना था? तो ये था आवर एंसेस्टर। आवर एंसेस्टर का मतलब क्या हो जाएगा बाबू मेरे, क्या हो जाएगा? आवर एंसेस्टर का मतलब हो जाएगा हमारा पूर्वज। क्या हो जाएगा? हमारा पूर्वज। क्या हो जाएगा? हमारा पूर्वज। डी फॉर देवसेना, राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वज। और अगला क्वेश्चन है नंबर 16। देखिए, डैश वर 17 सॉरी, डैश वर सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेज। कौन अपने छोटे से गांव से ही खुश थे? तो कौन अपने छोटे से गांव से ही खुश थे? तो क्या हो जाएगा? हमारे पूर्वज क्या थे? अपने छोटे से गांव में काम करके अपना जीवन बिता लेते थे, तो वो क्या थे? खुश थे। तो हमारे एंसेस्टर हो जाएंगे, आवर एंसेस्टर मतलब हमारा पूर्वज। बी फॉर बाहुबली हो जाएगा हमारा पूर्वज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18। हियर इज नंबर 18। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू डैश रूल। कौन जो है आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज एंजॉय डैश रूल। हमारे पूर्वज कौन सा रूल एंजॉय करते थे? नाइस सोसाइटी, होम, नेशन। तो ट्रू होम रूल हो जाएगा। छोटा मोटा अपने घर में रह करके, झोपड़ी में, कुटिया में रह करके अपना जीवन बिताते थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन बिताते थे, और उसी में हमारे पूर्वज खुश थे। आप चैप्टर में पढ़े होंगे बहुत ही डिटेल्स में कि हमारे पूर्वज अपने छोटे से गांव से ही क्या थे? खुश थे। और अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। डैश एज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। डेड मतलब होता है मृत्यु प्राप्त करना, अगेंस्ट के विरुद्ध, ब्लाइंड इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है दोहराना। तो डैश एज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न से, अगर हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को दोहराएंगे, उसी की तरह करेंगे, तो क्या होगा? हम बर्बाद हो जाएंगे। तो बर्बाद हो जाएंगे तो ये देखिए एक बार क्या देखते हैं, कौन कौन बोले थे ऐसा। महात्मा गांधी जी का मानना था कि यदि हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करेंगे और उसी की तरह करेंगे, उसी की तरह जिएंगे, तो क्या हो जाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे और हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, ये बोले थे महात्मा गांधी जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है number 20. Here is the number 20. Dash people, the people of Europe are inspired by dash and woman. कहता है कि यूरोप का लोग, कहाँ का? यूरोप का जो लोग है, यूरोप का जो पीपल है, वो किससे इंस्पायर होते हैं, किससे सीखते हैं? कहाँ कहाँ के राइटर से? डैश और रोमन राइटर्स। तो क्या हो जाएगा? ग्रीक एंड रोमन राइटर से सीखते हैं। ग्रीक एंड रोमन राइटर से सीखते हैं, ग्रीक एंड रोमन राइटर से वो सीखते हैं। उसका मानना था, आगे चलिए हम लोग बात करेंगे, उसका मानना था कि जो गलती ग्रीक और रोमन राइटर्स के थे, हम लोग वो गलती नहीं दोहराएंगे और हम लोग उससे सीख लेंगे। अब बताइए, आपके गुरु ही सही नहीं रहेंगे तो क्या आप शिष्य अच्छे बन पाएंगे? तो ये मानना था उसका कि राइटर से हम जो पढ़ेंगे, तो राइटर जो गलती को किया है, उस गलती को हम, मिस्टेक को नहीं दोहराएंगे। आगे ये बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 21। The value of dash आज glittering even today। glittering मतलब होता है आज भी बढ़ते जा रहा है, चमक बढ़ते जा रहा है। तो कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। सही आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप पूरा दुनिया जाइए, घूम के आइए, उसके बाद भारत आइए, भारत में देखिए और समझिए भारत को। आप कहने के लिए बाद हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय संस्कृति सभ्यता जीवित है, जबकि पूरा दुनिया क्या हुआ? बदलाव हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 22।
विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, ऐसा कौन सा सिविलाइजेशन है जो पूरा दुनिया में किसी सिविलाइजेशन से पीछे नहीं, कम नहीं आकी जा सकते, पीछे नहीं माना जा सकता, वो है इंडियन सिविलाइजेशन। वो कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन। पूरा दुनिया में किसी भी सिविलाइजेशन से पीछे नहीं आका जा सकता, माना जा सकता, वो है इंडियन सिविलाइजेशन। और अब देखिए नंबर 23, हु इमेज्ड दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। अभी अभी मैंने बताया कि जो यूरोपियन पीपल थे उसको लगता था कि ग्रीक और रोम के राइटर जो गलती किए उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे और हम इसे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जबकि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यदि आपका गुरु सही नहीं है, आपको सिखाने वाले सही नहीं, तो आप सीखेंगे कैसे अच्छे से? आप गलत सीखेंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि यूरोपियन क्या करते थे कि सोचते थे कि उसके गलती को हम लोग क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, मिस्टेक्स को दोहराएंगे नहीं। चलिए नंबर 24, इंडिया ग्लोरी इज डेट इट। भारत की चमक क्या है? रिमेन्स इमूवेबल। बताए थे जब पूरा दुनिया बदल गया था लेकिन भारत क्या हुआ? अपने जगह से हिला नहीं और पूरा दुनिया इधर से उधर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन भारत अपने ही जो इसका संस्कृति सभ्यता था उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते गया और आज भी हम लोग देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे भारत में जीवित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 25, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेट। भारत के ऊपर क्या चार्ज लगाया जाता था? भारत के ऊपर क्या चार्ज लगाया जाता था? तो हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टूपिड। तो ये लगाया जाता बिफोर बाहुबली। हर पीपल, यहाँ के लोग क्या है? अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, स्टूपिड है, मतलब धूर्त है, मूर्ख है, इसका कोई मतलब रहने ताने का कोई तरीके नहीं है, ऐसा लोग, हम लोग को मतलब बेकार आदमी समझा जाता था यूरोपियन के द्वारा। तो यही यूरोपियन जो है हमारे ऊपर एक चार्ज लगाया करते थे कि तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, लेकिन महात्मा गांधी जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जो है तुम्हारे लिए सूट करता है, जो हमारे पास वो हमारे लिए सूट करता है, तो हम तुमको काहे कॉपी करेंगे? आइए देखिए नंबर 26, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। महात्मा गांधी जी कब से कब तक डोमिनेट किए थे भारतीय पॉलिटिक्स को? 1915 से 1948 तक। 1915 से 1948 तक क्या किए थे? भारतीय राजनीति को पूरा रूप से डोमिनेट किए थे महात्मा गांधी। आइए नंबर 27, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब जैसे किसी का प्रवृत्ति ज्यादा बोलता है, किसी का प्रवृत्ति पूरा शांत स्वभाव का रहता है। तो इसका स्वभाव क्या है? इसका प्रवृत्ति क्या है? इसका प्रवृत्ति है कि ये मॉरलिटी तो इंडियन सिविलाइजेशन की है, मेटेरियलिटी को बढ़ावा देता है। मेटेरियलिटी मतलब नए नए चीजों को, नए नए नवीन वस्तुओं को ये ज्यादा बढ़ावा देता है। ये जो है आत्म खुशी के लिए काम नहीं करता है। आगे देखिए, हियर इज द नंबर 28, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, भारतीय संस्कृति सभ्यता किस चीज को बढ़ावा देता है? बढ़ावा देता है। भारतीय संस्कृति सभ्यता किस चीज को बढ़ावा देता है? तो फाउंडेशन को, नींव को नहीं, इंडिपेंडेंस, आजादी, स्पिरिचुअल, मोरल बींग्स को। भारतीय संस्कृति सभ्यता किस चीज को बढ़ावा देता है? डी फॉर देव सेना। भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या उठाता है, क्या बढ़ाता है, एलिवेट्स करता है? तो डी फॉर देव सेना मोरल बींग्स को, नैतिकता को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। और ये अगला क्वेश्चन है 29 है, मशीनरी मेक अस स्लेव एंड वी लॉस आवर। कहते हैं कि मशीनरी हमें क्या करेंगे? गुलाम बना लेंगे। मेक अस, गुलाम बना लेंगे। क्या करेंगे? गुलाम बना लेंगे, स्लेव्स बना देंगे, ठीक है। और हम अपना क्या करेंगे? मोरल फाइबर ही खो देंगे, नैतिकता को ही खो देंगे। मशीनरी जब हमको गुलाम, जैसे फोन है, अब हम फोन के इतने गुलाम होते जा रहे हैं कि हम लोग मतलब किसको कैसे बात करना चाहिए, किससे बात कर, अपने से बड़ों से रिस्पेक्ट देकर के बात करना चाहिए, छोटों से इज्जत प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों के चक्कर में कहीं ना कहीं इस सब चीज को खोते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30 है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द मेनली द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं WSTER एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। इसका किस चीज को पूजा करते हैं? वर्शिप मतलब पूजा करना। किस चीज को पूजा करते हैं ये? तो आइडियल्स को नहीं, मटेरियल को पूजा करते हैं। किस चीज का पूजा करते हैं ये? मटेरियल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,
31 sacrifice in the sole aim of our death। तो फार्मर्स भाई ये यदि सेक्रीफाइस त्याग करेगा तो खाएगा क्या, इतना काम करेगा त्याग करेगा तो खाएगा। फिलोसफर नहीं, साइंटिस्ट, ऋषि। सही आंसर हो जाएगा ऋषि। डी फॉर देवसेना। ऋषि क्या करते थे कि अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके अपना एक मांग करे खाना खा लेते, अपना जीवन बताते थे। और ऐसा माना जाता था भारतीय संस्कृति सभ्यता में ऋषि और फकीर के समय राजा महाराजा का तलवार में नतमस्तक हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि ऋषि मुनि होते थे ज्ञानी, और राजा महाराजा भी उसी से ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए अपने आप को न्यौछावर कर देते थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आपने देखा होगा श्री राम और लक्ष्मण के पिता के पास जब आए थे राजा दशरथ के पास उसके गुरुदेव, तो वो अपने दोनों बेटे को अपने गुरुजी के साथ भेज देते हैं। तो वो क्या था? एक ऋषि था, एक मुनि था, लेकिन उसके साथ वो भेज देते अपने बेटे को। मना नहीं कर सकते थे, लेकिन यदि और कोई शायद रहता तो नहीं भेजते वो। तो ऋषि फकीर सबका बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलता था, और अभी भी होता है हमारे पास। लेकिन कुछ ढोंग है जिसके कारण इन सबको लोग गलत नजरों से देखते हैं। देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द बेस्ड ऑन। मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड है, किस चीज पे आधारित है? तो ये पूरा रूप से बी फॉर बाहुबली होता है और मेटेरियलिज्म के ऊपर जो आधारित है। किस चीज के ऊपर आधारित है? मेटेरियलिज्म। इस शब्द को बढ़िया से याद कर लीजिए, मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिज्म। इस चीज को बढ़िया से याद लिख लीजिए कि क्योंकि इससे जो है आपको बहुत सारा इस चैप्टर से क्वेश्चन यदि आएगा तो कहीं ना कहीं ये मेटेरियलिज्म जरूर टकरा सकता है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 33। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मैंने शुरुआती में बताया था। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपना कथा खुद से लिखना बोला जाता है, आत्मकथा। नोवेल नहीं है भाई, स्टोरी नहीं है। बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, किसी का जीवनी को लिखने को बोलते हैं बायोग्राफी। नोवेल मतलब होता है उपन्यास, उपन्यास। स्टोरी मतलब होता है कहानी। ठीक है भाई, देखो क्या हो जाएगा ये? आत्मकथा, बी फॉर बाहुबली, और ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 34। And here is the number 34. Wealth and luxurious do not make a dash happy. Wealth संपत्ति, धन संपत्ति, धन संपत्ति, और लग्जरियस मतलब आरामदेह चीज, डू नॉट मेक अ लेस हैप्पी। एक आदमी को ये वेल्थ और लग्जरियस खुश नहीं रख सकता है। खुशी रहने का जहां तक लेना देना वो कहां से है? दिमाग से है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट मोर इट वांट्स। आप जितना अपने दिमाग को दीजिएगा उतना और इसका मन बढ़ेगा और इतना चाहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वेल्थ और लग्जरियस क्या कर सकता है? कि आदमी को खुश नहीं रख सकता है। उसके लिए कहां से जुड़ना होगा आपको? दिमाग से, आध्यात्म रूप से, तब जाकर के आप खुश रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, मैं इसे स्किप कर देता हूं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। नंबर 36। हाँ, डैश वर रूलर ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का रूलर कौन था? फराउस। मैंने शुरू में ही बताया था कि फराउस कहाँ का रूलर था? एंशियंट इजिप्ट का रूलर था कौन? फराउस। एंशियंट इजिप्ट का रूलर था फराउस। तो आप इसको बढ़िया ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है कि फराउस कहाँ का रूलर था? एंशियंट इजिप्ट का रूलर था फराउस। एंशियंट इजिप्ट का रूलर था फराउस। और आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द गिवन इज एसोसिएटेड विद डैश। गिवन किससे एसोसिएटेड था? तो गिवन था इटली से एसोसिएटेड। किससे एसोसिएटेड था? तो गिवन था इटली से एसोसिएटेड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 38। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। हम लोगों ने इससे पहले भी क्या, एक पीपल का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज ने, फोरफादर मतलब पूर्वज, पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, क्यों नहीं मशीन बनाए? इन्वेंट मतलब होता खोज करना। क्यों नहीं खोज के बनाए? क्यों नहीं बनाए? दीज
दीज हैव मेड अस प्राइड, क्या हमें ये गर्व महसूस करवाता। दीज वुड हैव मेड अस लेजी, ये हमें आलसी बना देता। और दूसरा क्या है, दीज वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, ये हमें धूर्त बना देता। और दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट, क्या हमें ये बहुत ही स्मार्ट बना देता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। दीज वुड हैव मेड अस लेजी, मशीनरी हमें क्या करते, आपको बेब को ये सॉरी लेजी बना देता। मतलब लेजी मतलब होता है आलस, आलस ला देता आपके अंदर। कैसे, अगला क्वेश्चन है नंबर 40 इज द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन। ये भी दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग बाद में इसको करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब आएगा ये तब। और यहाँ पे है द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, तो हो जाएगा बर्ड्स। क्या हो जाएगा, हियर इज द बी आंसर, बी फॉर बाहुबली, बर्ड्स। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट मोर इट लेस। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये लाइन दे करके आपसे पूछा जाता है ये किस चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट मोर इट वांट्स। And last question is I am no hater of the West। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं वेस्ट का हेटर नहीं हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे वेस्ट से नफरत है, मुझे तो वेस्ट ने बहुत सारा चीज सिखाया कि यदि इंडियन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ना है तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को साइड करके चले, उसको नजरअंदाज करके चले, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग करते हैं आज का क्लास खत्म। और यदि अच्छा लगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।